हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो कंसेप्ट क्या है, वो पूरा आपको आज समझने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हमने क्लास 11th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस। हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इससे पहले पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है। पोटेंशियल का मीनिंग होता है एबिलिटी। पोटेंशियल का मीनिंग होता है एबिलिटी, किस चीज को करने की एबिलिटी। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब किसी चार्ज का पोटेंशियल, किसी चार्ज का पोटेंशियल अभी किस चीज के लिए लगने वाला है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग है कि चार्ज जो भी है वो किसी एक पॉइंट पे अगर हमने दूसरा कोई छोटा सा चार्ज लाके रख दिया तो उस पॉइंट पे ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगा सकता है, वो कैपेबिलिटी निकालना, वो एबिलिटी निकालना। मतलब क्या निकालना, उस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे प्रोड्यूस होने वाला पोटेंशियल निकालना। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अगर ये कोई चार्ज है, इसका पोटेंशियल निकालना मतलब क्या करना, किसी पॉइंट पे भी अगर यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, पॉइंट का पोजीशन बदल दो, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, अगर इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है इस चार्ज का, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे एक छोटा सा चार्ज लाके रख दूंगा। इस चार्ज का नाम होता है टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव चार्ज, ये होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस चार्ज पे ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगा सकता है, वो फोर्स लगाने की एबिलिटी, मतलब ये क्या निकालना, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। लेकिन इससे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े, हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग भी पढ़ लेते हैं जो हमें क्लास 11 में था। चलो देखते हैं। देखो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, हम क्या बोलते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन बना ली थी हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बस इतना बोल देते थे। क्या बोल देते थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन ये जो है वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लो दो पॉइंट से, एक पॉइंट है ए और बी। ठीक है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल है वी है, दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल है वी बी। ये वाला ए पॉइंट, ये वाला बी पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी ए माइनस वी बी। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी ए माइनस वी बी। अब ये वी ए माइनस वी बी का मतलब क्या होता है कि ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब क्या, किस काम के लिए वर्क डन, किस चीज के लिए वर्क डन, कौन सा काम। तो वो काम है कि कोई भी चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, उस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए, इस पॉइंट से बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ा, हमें कितना काम करना पड़ा, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए। कहां से कहां तक, बी टू ए तक लाने के लिए किसी चार्ज को हमें कितना काम करना पड़ा। तो वो लिखेंगे वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज, कौन सा चार्ज, जिस चार्ज को तुम मूव करा रहे हो। ठीक है, तो ये होती है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। और क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको तब तक नहीं समझेगा जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस ना पढ़ लो। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट होता है, दो पॉइंट होता है, दो पॉइंट होंगे तभी डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी क्यों, क्योंकि चार्ज बी से ए तक जा रहा है। अगर ऐसा होता, अगर ए टू बी जाता चार्ज, तो हम निकालते वी बी माइनस वी ए। क्या निकालते, वी बी माइनस वी ए, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस ए पॉइंट का पोटेंशियल। यहाँ पे वर्क डन इधर के साइड करना पड़ रहा है, यहाँ पे वर्क डन उधर के साइड करना पड़ रहा है। वापस ये वर्क डन कौन करता है, ये वर्क डन कौन करता है, तो ये वर्क डन करता है एक्सटर्नल फोर्स, जो हम फोर्स लगाएंगे बाहर से। ठीक है, ये वर्क डन किसके अगेंस्ट करना है, तो वर्क डन करना है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। वर्क डन करना है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, इतना थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो बताता हूं मैं क्या होता है। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है। ठीक है, चार्ज ने उसके आजू बाजू में क्या प्रोड्यूस कर दिया, चार्ज ने उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया।
इस फील्ड में दो पॉइंट ले लेते हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव छोटा सा पॉजिटिव चार्ज ले लिया जिसका नाम है Q0। अब ये जो पॉइंट चार्ज है आपका, इसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज। इस जो मेन चार्ज है हमारा, इसका पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, इसका पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने से पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी डिफरेंस निकालना है तो दो चीजें लगेंगी, दो चीजें लगेंगी मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल लगेगा। तो डायरेक्ट हमारे पास ए पॉइंट का पोटेंशियल के लिए अभी तक डेफिनेशन है नहीं, इस पॉइंट के पोटेंशियल के लिए भी अभी तक डेफिनेशन है नहीं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारे पास डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, VA माइनस VB। क्यों, अभी हम क्या करने वाले हैं, इस चार्ज को B से A तक लाने वाले हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखेंगे, VA माइनस VB। तो वो कैसा हो जाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, ये टेस्ट चार्ज जो B पॉइंट पे है उसको A पॉइंट पे लाना पड़ेगा। लेकिन A पॉइंट पे हम जैसे ही लाएंगे, ये जो है मेन चार्ज हमारा जिसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, वो चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रहेगा, जिसको हम कूलम्ब फोर्स बोलते हैं, वो कूलम्ब फोर्स क्या करेगा, इस चार्ज को रिपल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस Q0 को A तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रिपल्सिव फोर्स है, इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, मतलब वर्क करना पड़ेगा। कौन सा, एक्सटर्नल। कौन सा वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क। और एक्सटर्नल वर्क भी कैसा करना पड़ेगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो वर्क डन रहेगा किस चीज के लिए किया, इस चार्ज को Q0 को B से A तक लाने के लिए, वो वर्क डन पहले निकालेंगे। और वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम B टू A। और जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं उसी चार्ज को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। हमने क्लास 11 में सिर्फ इतना पढ़ा था, लेकिन उसका इलेबोरेशन ये रहा। ठीक है, तो ये हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, VAB मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। ये था क्लास 11। अभी हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब सीधी भाषा में समझ लो कि हमें सिर्फ A पॉइंट का पोटेंशियल ढूंढना है या फिर सिर्फ B पॉइंट का पोटेंशियल ढूंढना है। ठीक है, उसी को बोलेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफरेंस वर्ड हट जाता है तो दूसरी चीज हट जानी चाहिए। अगर हमें बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A कैलकुलेट करो, तो हमें सिर्फ और सिर्फ A पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अगर आपको बोला है कि B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करो, तो सिर्फ और सिर्फ B पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, डिफरेंस का संबंध अभी नहीं आएगा। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें, मान लो फिर से ये चार्ज है हमारा मेन चार्ज, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढूंढना है। तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल है। तो क्या करेंगे, फिर से हमारे पास फॉर्मूला है VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम B टू A अपॉन जिस चार्ज को ला रहे हो वो वाला चार्ज। सिर्फ हमें अगर VA निकालना है, सिर्फ अगर हमें VA निकालना है, तो उसके लिए हमारी सोच क्या होगी कि VB क्या हो जाए, जीरो हो जाए। VB क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और VB जीरो कहाँ पे होगा, वापस इस पे आप, जहां तक हमारा चार्ज फील्ड बना सकता है वहां तक ही वो चार्ज क्या कर सकता है, किसी पर्टिकुलर दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा पाएगा। अगर ये टेस्टर यहाँ पे है तो इस पे फोर्स लगा पाएगा, अगर कोई टेस्टर यहाँ पे है तो इस पे ये वाला चार्ज फोर्स लगा पाएगा, क्योंकि जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो टेस्ट चार्ज इसके किस में है, फील्ड में है। लेकिन जैसे ही हम फील्ड से हट जाते हैं बाहर, तो उस पे फोर्स ये वाला चार्ज नहीं लगा सकता, क्योंकि उसकी फील्ड खत्म हो गई है, उसकी फील्ड खत्म हो गई है। तो यहाँ पे फोर्स जीरो, मतलब यहाँ पे इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स लगाने की कैपेबिलिटी मतलब पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि जहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाए। अगर ये दूसरा वाला हमने जीरो कर दिया तो हमें अपने आप क्या मिल जाएगा, हमें अपने आप मिल जाएगा सिंगल पोटेंशियल। तो सही है, हम क्या करते हैं, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, हर एक चार्ज के लिए तो अलग अलग होगा। तो हम ये जो पहला पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B कहाँ पे माने, दूसरा पॉइंट B कहाँ पे माने ताकि B का पोटेंशियल क्या हो, जीरो हो। तो सारे साइंटिस्ट ने मिलकर डिसाइड किया है कि सेकंड पॉइंट विल बी इंफिनिटी। इस चार्ज से कितना दूर रखो दूसरा पॉइंट, इंफिनिटी।
इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर क्या नहीं, जस्ट फील्ड के बाहर कहीं पे भी रख दो, तो फील्ड के बाहर आप कहीं पे भी रख सकते हो, उसको बोला है इन्फिनिटी। तो हमने अगर ऐसा किया वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा वर्क डन, बी की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दो अपॉन क्यू जीरो। वी इन्फिनिटी मतलब पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, जैसे ही पोटेंशियल एट इन्फिनिटी बोलेंगे, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, देयरफॉर ऊपर वाला क्या हो जाएगा वी ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू जीरो। ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए डेफिनेशन, ठीक है। क्योंकि जो पोटेंशियल है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या होता है जीरो होता है, क्योंकि इतना दूर अगर कोई चार्ज होगा बहुत दूर, उस पर ये वाला चार्ज फोर्स लगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। फील्ड के बाहर फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसकी कैपेबिलिटी हम निकाल ही नहीं पाएंगे, पोटेंशियल निकाल ही नहीं पाएंगे। तो अगर किसी चार्ज से कोई पॉइंट इंफिनिटी इतना दूर है तो उस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है जीरो होता है। तो बी पॉइंट हमारा इंफिनिटी ले लिया, तो जो पोटेंशियल है एट इंफिनिटी वो कितना होता है जीरो, तो हमें क्या मिल गया वीबी की वैल्यू जीरो डाल दी तो वी मिल गया, वी मिल गया मतलब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, तो बहुत सिंपल बनाएंगे। क्या बनाएंगे देखो इधर लिखता हूं मैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। क्या करना है वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, बी टू ए करते थे हम, बी से ए तक लाते थे। अभी दूसरा पॉइंट जो है बी वो कहां पे है इंफिनिटी, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज कहां से कहा था फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ए पे निकालना है तो ए पॉइंट बोल दो कि या फिर टू दैट पॉइंट, ठीक है। वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह पे आप बोल सकते हो टेस्ट चार्ज, ठीक है। टू ब्रिंग द किसको लाना है टेस्ट चार्ज को लाना है, टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। बस हो गया। ये जो है नीचे वाला क्यू जीरो बोल रहा है ना, ये आपको बोल देता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट निकालना मतलब क्या निकालना, टोटल चार्ज से डिवाइड कर देना, ठीक है, पर यूनिट चार्ज मतलब टोटल चार्ज से डिवाइड। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन, लेकिन ये डेफिनेशन आपका कंप्लीट नहीं होता है। वर्क डन जो है वो वर्क डन क्या होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वाला जो चार्ज है उसकी वजह से फील्ड में आएगा जब ये, तो ये वाला उसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो उसको वर्क कैसा करना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करना है। और दूसरी चीज ध्यान रखना है, जो चार्ज है उसको मूव कराना है वेरी वेरी स्लोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चार्ज हम ला रहे हैं इंफिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको कैसे लाना है, उसको स्लोली लाना है, उसको ज्यादा जोर से नहीं लाना है, उसको स्लोली लाना है। स्लोली क्यों लाना है, ताकि उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो, ठीक है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने मत देना, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो फिर खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो जो चार्ज है हमारा वो अलग तरीके से बिहेव करने लग जाता है, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाता है। उसकी वजह से हमें दो प्रिकॉशन लेना है कि चार्ज को वेरी स्लोली लाना है, और स्लोली लाते वक्त उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होने देना है। ये दो प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी मैं फिर से बता देता हूं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट एनी पॉइंट, ड्यू टू चार्ज एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन to bring the unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force, and the charge should be moved very slowly, and the kinetic energy of the test charge should not change or should not increase. इस तरह से आप क्या बता सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बता सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसमें जो है कुछ और कंसेप्ट है आपको वो समझने हैं, कुछ पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखते हैं, कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट जो है वो होगा वर्क डन होगा हमेशा किसके होगा अगेंस्ट होगा,
अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जो भी हमें काम करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए, वो काम कौन करेगा? हम करेंगे, मतलब एक्सटर्नल फोर्स करेगा। और एक्सटर्नल फोर्स हमेशा कैसे करेगा? अगेंस्ट काम करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। जिस चार्ज का पोटेंशियल निकालना है हमें, वो चार्ज बड़ा होगा। ठीक है, और वो चार्ज क्या करेगा? दूसरे टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये जो चार्ज है, ये जो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, उसको बोलते हैं कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर हमें चार्ज वहां से इधर लाना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करना होगा। दूसरा, ये जो वर्क डन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखो। देखो ए से बी तक, अभी हमने जो पॉइंट देखे थे ए से बी तक, ए से बी तक चार्ज ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे 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 आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। लेकिन हर टाइम पे जो वर्क डन होगा वो हमें सेम मिलेगा। जो वर्क डन होगा वो हमें सेम मिलेगा। डिपेंड नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड नहीं करेगा कि आप बी से ए तक कैसे आ रहे हो, सीधे सीधे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, कैसे आ रहे हो। वर्क डन जो होता है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और वर्क डन इस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि किस पाथ के अराउंड तुम चार्ज को लाए हो। अगर तुम किसी चार्ज को ऐसा लाओगे तो भी आपको सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, किसी चार्ज को ऐसा लाओगे, ऐसा लाओगे तो भी आपको सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? तो इसको पढ़ने के लिए वापस 12th में जाओ, सॉरी 11th में जाओ। 11th में एक चैप्टर था हमें फोर्स, और फोर्स में एक टॉपिक था कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, एक कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा था हमने जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है? फील्ड फोर्स है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। फील्ड फोर्स जो भी है वो कंजर्वेटिव है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स का एक प्रॉपर्टी होता है, वो क्या होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स में अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो जो वर्क होता है वो ऑब्जेक्ट हम जब मूव कराते हैं तो किस पाथ से मूव कराते हैं उस पे वो वर्क डन डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे भी वही किस्सा होगा कि जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है। वर्क डन जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक या फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट तक चार्ज कैसे भी ला सकते हो, वर्क डन की वैल्यू वही आएगी, वर्क डन की वैल्यू वही आएगी। और दूसरा है, अगर मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट है, आप आगे ए से बी से ए तक आगे और वापस बी से ए तक आगे, तो ये साइक्लिक पाथ में वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। साइक्लिक पाथ में वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। ए बी किसका प्रॉपर्टी है? ए बी कंजर्वेटिव फोर्स का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का लगेगा कि पाथ कोई भी ले लो, पाथ कोई भी ले लो, पाथ की वजह से वर्क डन चेंज नहीं होगा। और वर्क डन चेंज नहीं हुआ तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज नहीं होता। दूसरा, तीसरा कंसेप्ट, जो टेस्ट चार्ज ले रहे हो वो टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अगर टेस्ट चार्ज अगर बड़ा ले लिया तो टेस्ट चार्ज बड़ा लेंगे तो वो टेस्ट चार्ज भी क्या करेगा? खुद की फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हमारा जो मेन चार्ज है और टेस्ट चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में काम करने लग जाएंगी, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक से निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, और दूसरा लास्ट वाला पॉइंट कि जो चार्ज है उसको कैसे मूव कराना है? उसको वेरी वेरी स्लोली मूव कराना है। उसको क्या कराना है? वेरी स्लोली मूव कराना है। तभी हम क्या कर सकते हैं? ठीक से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव कैसे किया जाता है। तो चलिए वो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी फॉर्मूला डिराइव करते हैं। एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। बहुत ही सिंपल है। देखो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एट कोई भी पॉइंट, क्या है? वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। कौन सा चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। और उसको क्या कर दो? हमारे टेस्ट चार्ज को, जिस चार्ज को तुम मूव करा रहे हो उसी चार्ज से उसको डिवाइड कर देना है। ये वाला फॉर्मूला फिर ध्यान में रखो, एक एक चीज हम कैलकुलेट करते जाएंगे और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा फॉर्मूला। इससे पहले हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने निकाला है 1/4πε0 Q/r²।
कैपिटल क्यू ले लेते हैं, क्योंकि कैपिटल क्यू मतलब हमारा मेन चार्ज, जिसकी वजह से हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो V का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, क्या आएगा हमारा, वो आएगा 1/4 Q अपॉन R आएगा, बस R स्क्वायर की जगह पे सिर्फ क्या आएगा, R आएगा। कैसे आता है मैं बताता हूँ, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ ध्यान में रखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट है Q, मतलब एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमने एक चार्ज रख दिया है, मेन चार्ज हमारा, जिसका नाम है Q। इस चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाला हमें पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, जिसका नाम है A, जिसका नाम है A। और उस पॉइंट का डिस्टेंस है मान लो R, कहाँ से, हमारे मेन चार्ज से। इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो ये ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। तो इसके लिए दो पॉइंट लगेंगे हमको, A लगेगा और एक दूसरा ऐसा पॉइंट लगता है जहाँ पे पोटेंशियल जीरो रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बिना हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो दूसरा पॉइंट मान लो कि इंफिनिटी है, दूर है। डेफिनेशन क्या बोलती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, कि वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अभी इंफिनिटी से ए तक लाना है हमें चार्ज, इंफिनिटी पे कितना फोर्स लगता है, इंफिनिटी पे हम कैसे जाएंगे लाने के लिए चार्ज को, इंफिनिटी पे जाएंगे वापस इंफिनिटी से आएंगे भी। तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं, उससे अच्छा हम उल्टा काम करते हैं कि चार्ज को ए से इंफिनिटी लेके जाते हैं। ठीक है, देखो अभी अभी हमने साइक्लिक प्रॉपर्टी पढ़ा, यहां से यहाँ पे वर्क लेके जाएंगे, ठीक है, चार्ज को लेके जाएंगे, या फिर यहाँ से यहाँ तक लेके आओ, दोनों में क्या होगा, वर्क डन सेम होगा। वर्क डन सेम होगा लेकिन सिर्फ क्या हो जाएगा, जीरो, जो वर्क डन होगा टोटल वो जीरो हो जाएगा। जीरो होना मतलब क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू इंफिनिटी प्लस वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, क्या मिलेगा हमें, जीरो। कंजर्वेटिव फोर्स का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में वर्क डन कितना होता है, वर्क डन जीरो होता है। तो ये देखो कंप्लीट साइकिल बन जाएगी, इंफिनिटी से ए तक आने का कुछ तो वर्क डन होगा, प्लस ए से इंफिनिटी तक जाने के लिए कुछ तो वर्क डन होगा। साइक्लिक पाथ की वजह से वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए इज इक्वल टू माइनस वर्क डन फ्रॉम ए टू इंफिनिटी। तो हम क्या करेंगे, इंफिनिटी से ए तक का वर्क डन नहीं निकालेंगे, हम क्या करते हैं ए से लेके इंफिनिटी तक का वर्क डन निकाल लेंगे, ठीक है, ए से लेके इंफिनिटी तक का वर्क डन निकाल देंगे और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको ये आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए आ गया, उसको क्यू जीरो से तो डिवाइड कर दिया, फिर आंसर हमें आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इंफिनिटी पे दूसरा पॉइंट लेंगे, ये दूसरा पॉइंट लिया इंफिनिटी को, और यहाँ से हमने चार्ज जाने दिया, क्यू जीरो हमने जाने दिया चार्ज को। चलिए अभी क्या करते हैं, हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक, अभी स्टार्टिंग में पॉइंट कहाँ पे, मान लो चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। हमें चार्ज को यहाँ से लेके जाना है इंफिनिटी तक, तो हमें काम करना पड़ेगा क्या। तो यहाँ पे दो सवाल आते हैं, सर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये चार्ज तो अपने आप रिपल होगा, अपने आप इंफिनिटी पे जाएगा, सही बात है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। और क्यों लगाते हैं वो बताता हूँ। अगर ये चार्ज है, इस पे अगर ये रिपल्शन वाला फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स का काम क्या होता है, फोर्स का काम होता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वो, मतलब क्या, ये चार्ज जब मूव होने लग जाएगा तो चार्ज का वेलोसिटी चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी चेंज नहीं होने देना है। तो वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं होने देना है, हमें एक्सेलरेशन जीरो करना है। एक्सेलरेशन अगर जीरो करना है तो एक्सेलरेशन का जो कॉज है उसको जीरो करना होगा। समझ में आ रहा है, ये जो फोर्स है, ठीक है, ये जो चार्ज इस पे फोर्स लगाने वाला है रिपल्शन वाला, इस डायरेक्शन में, वो फोर्स इस चार्ज में क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि फोर्स का काम ही वही होता है। और हमें क्या करना है, वेलोसिटी चेंज नहीं होने देना है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो करना है। तो एक्सेलरेशन जीरो करना है तो कैसे करेंगे, जो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने वाला है उसी को अपोज कर दो। तो उसी को अपोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, ये चार्ज जब ऐसा मूव होगा ना, तो ये धीरे धीरे नहीं मूव होगा, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा ना, चार्ज इसे जोर से मूव हो जाएगा, फास्ट मूव हो जाएगा। तो फास्ट मूव नहीं होने देना है, हमें धीरे धीरे मूव कराना है। तो ये अगर फास्ट मूव हो रहा है तो उसको धीरे करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से धीरे धीरे लेके जाना है, हमको धीरे धीरे लेके जाना है, तो एक्सटर्नल फोर्स भी लगेगा।
और एक्सटर्नल फोर्स कितना लगेगा एक्सेलरेशन जीरो करने के लिए। जितना आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अगेंस्ट उतना ही हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, फिर भी चार्ज हमारा उधर जा रहा है, और अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, वर्क डन हमें मालूम है, और हाँ यहाँ पे वर्क डन जो निकालेंगे हम सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, एफ डॉट डी आर, ये आर है, यहाँ से छोटा छोटा डिस्टेंस मूव, यहाँ पे ऐसा जाने देते हैं, चलो ये समझ में नहीं आएगा, चार्ज को ऐसे मूव कराते हैं, सॉरी स्ट्रेट लाइन पे मूव कराते हैं। तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है कि छोटा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी आर, लेकिन ये वाला फॉर्मूला तभी लगता है जब आपका फोर्स कांस्टेंट हो। वापस क्लास 11 में हमने दो टाइप के फोर्स पढ़े हैं, एक कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या, जैसे देखो हमारे पास कूलम्स का लॉ है, वो बोलता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसे डिस्टेंस बदलते जाएगा वैसे ही फोर्स बदलते जाएगा, जैसे ही चार्ज दूर 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 जाते जाएगा फोर्स चेंज होते जाएगा। फोर्स चेंज होते जाएगा मतलब यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है मोशन में, इस चार्ज के मोशन में फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स है वेरिएबल। तो वेरिएबल फोर्स के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, तो क्लास 11 में हमने पढ़ा है ग्राफ के सहारे से कि क्या होता है, वेरिएबल फोर्स में हमें इंटीग्रेशन यूज करना होता है। और इंटीग्रेशन कैसे यूज करेंगे, ये छोटा सा dw हम छोटा वर्क मान लेंगे, क्या बोलेंगे उसको, ये बार डॉट डी आर बार, क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है। यहाँ से छोटा सा वर्क डिस्टेंस मूव किया, कितना मूव किया, मान लो डी आर बार जितना हो गया। तो ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो छोटा सा वर्क डन हुआ उसको कैसे लिखते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ बार डॉट डी आर बार। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, वर्क डन कहां से कहां के लिए निकाल रहे हैं हम, ए से इंफिनिटी के लिए, तो ए से इंफिनिटी के लिए निकाल लेंगे और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में लास्ट में। ठीक है, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू इंफिनिटी कैसे निकालेंगे, छोटे से वर्क का क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन कर दो, बड़ा वर्क आपको मिल जाएगा। आप कहां से कहां तक जा रहे हो, आप जा रहे हो ए पॉइंट से लेके इंफिनिटी तक, ए पॉइंट से लेके इंफिनिटी तक, और यहाँ पे लिख दो एफ बार डॉट डी आर बार। अभी यहाँ पे दो रूल याद होना चाहिए आपको, इंफिनिटी से ए से इंफिनिटी जा रहे हो, उसका कुछ वैल्यू आगे जाके चेंज करना पड़ेगा आर की टर्म्स में, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट अगर होगा तो हमें क्या करना पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट अगर होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, ए टू इंफिनिटी एफ डी आर कॉस थीटा, एफ डी आर कॉस थीटा। अभी इसको ठीक से समझो, ये जो डी डब्ल्यू है ये कौन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लिखेंगे वो किसको लिखेंगे, एक्सटर्नल फोर्स को। यहाँ पे भी जो फोर्स लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे, एक्सटर्नल फोर्स को। अभी ये दोनों फोर्सेस है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या है, इन दोनों के बीच का डायरेक्शन अपोजिट है। देखो हमारा चार्ज इधर मूव हो रहा है और एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन इधर है, चार्ज इधर मूव हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो एफ एक्सटर्नल और डी आर, डी आर मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर के साइड हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इधर आ रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 180, और cos 180 होता है -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू इंफिनिटी चल रहा है अभी, इज इक्वल टू, अभी आर की टर्म में लिखते हैं, चलो cos 180 डाल देते हैं, cos 180 डाल देंगे तो f इंटू डी आर, अभी डॉट वगैरह तो कोई जरूरत है नहीं, स्केलर में लिख दिया एफ डी आर, cos 180 होता है -1, तो ये -1 आगे आ गया, -1 आगे आ गया। तो अभी यहाँ पे जो डी आर लिखा है ना हमने, इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो डी के बाद जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना होता है उसके लिमिट डालते हैं, कहां से कहा जा रहे हैं, ए से इंफिनिटी। तो इस चार्ज से, मेन चार्ज से ए का डिस्टेंस कितना था स्टार्टिंग में, आर था, तो ये आर, और जब इंफिनिटी तक चल जाएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। इस तरह से उसको करना है, ठीक है, इज इक्वल टू आर टू इंफिनिटी, माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ, फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है हमारा, वो एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जितना होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, तो एफ एक्सटर्नल की जगह पे मैं डाल देता हूँ सिर्फ मैग्नीट्यूड किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तो क्या आ जाएगा 1/4πε0, अगर फ्री स्पेस पकड़ा तो पहला चार्ज दूसरा चार्ज, पहला चार्ज है हमारा मेन चार्ज, दूसरा चार्ज है हमारा टेस्ट चार्ज, अपॉन
आर स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स का यहाँ पे जब फोर्स लगेगा उसको, यहाँ पे जब फोर्स लगेगा तो आर स्क्वायर और वापस आ गया डी आर, फोर्स की जगह पे सिर्फ मैंने वैल्यू पुट कर दी है। आगे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर टू इंफिनिटी, और उसके लिए मैं पहले कॉमन बाहर निकाल देता हूँ, माइनस साइन बाहर है, ये 1/4 बाहर है, कांस्टेंट है ना तो बाहर आ जाएगा। वापस हमारा मेन चार्ज जो है उसका वैल्यू भी कांस्टेंट है, उसके बाद में हमारा टेस्ट चार्ज भी है उसका वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो सारे बाहर आ जाएंगे। अंदर इंटीग्रेशन में कौन बचता है, अंदर इंटीग्रेशन में बचता है सिर्फ 1/r² dr। तो वापस इसको उधर सॉल्व करता हूँ मैं, वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q0 माइनस साइन है आगे, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस साइन आगे, Q0 4πε0 1/r² का इंटीग्रेशन। तो उसके लिए फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n+1/n+1। इस केस में देखें तो r⁻2 -2+1/-2+1, ठीक है। 1/r² क्या होता है, r⁻2 और इस फॉर्मूले की वजह से n की जगह पे -2 पुट कर दो, r⁻2+1/-2+1 क्या आ जाएगा, r⁻1/-1। इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/r। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1/r, तो ये हो जाएगा -1/r r टू इंफिनिटी। इसको सॉल्व करेंगे वापस क्या हो जाएगा, -Q0/4πε0, पहले इंफिनिटी डाल देंगे, इंफिनिटी अगर डालेंगे तो 0 माइनस, ठीक है, और वापस अभी r की जगह पे r पुट कर दो, 0 डाल दिया, पहले कंपलसरी माइनस साइन, उसके बाद में ये वापस -1/r की जगह पे r, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें आंसर मिलेगा Q0/- प्लस, और ये माइनस एज इट इज है तो ये माइनस, देखो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस एज इट इज है, तो Q0/4πε0 और अपॉन क्या मिला, ये r मिल गया। तो ये मिल गया हमें वर्क डन। तो वर्क डन क्या मिला हमें, वर्क डन मिला a से इंफिनिटी तक जाने का, लिख देता हूँ मैं -Q0/4πε0 r। ये सिर्फ हमें वर्क डन मिला है। इसके बाद में हमें क्या करना है, पोटेंशियल निकालने के लिए Q0 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमें मालूम है वी नो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू a अपॉन a। यहाँ पे लिखा हो a टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी टू a क्या हो जाएगा, देयरफॉर वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू a विल बी माइनस ऑफ वर्क डन फ्रॉम a टू इंफिनिटी। ऐसा हम लिख सकते हैं, साइक्लिक में 0 है तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू a इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको माइनस में डाल दो, -Q0/4πε0 r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू a अपॉन Q0, ये है फॉर्मूला हमारा, इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस Q0/4πε0 r, ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला, और डिवाइड बाय Q0 भी करना है तो Q/4πε0 r, ये वाला फॉर्मूला हमें मिल जाता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है थोड़ा लेंदी है, थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन आप वीडियो ठीक से देखो आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का जो टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।